नमस्कार साथियों, मैं कृष्णा राज सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। आज हम लोग इस वीडियो की मदद से बिहार में जो 7वें चरण की शिक्षक बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होने की स्थिति में है, उसी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पे चर्चा करने वाले हैं। हम लोग विभिन्न समाचार पत्रों के माध्यम से इस बात से अवगत हैं कि जुलाई और अगस्त के दरमियान में यानी कि जो टाइम टेबल बताई जा रही है सरकार की ओर से, और वह समाचार पत्र के माध्यम से हम लोगों को जानकारी मिल रही है कि जुलाई अगस्त में इसका शेड्यूल शिक्षा विभाग की ओर से जारी कर दिया जाएगा। कुछ महत्वपूर्ण बिंदुएं हैं जो मैं बोर्ड पर पहले से लिख करके रखा हूं, इसका हम लोग संक्षेप में विश्लेषण करते हुए चलेंगे। तो पहला यहाँ पे पॉइंट है कुल सीट के बारे में चर्चा करेंगे। यह अहम होता है किसी भी वैकेंसी के लिए। उसके बाद दूसरा पॉइंट है नियोजन प्रक्रिया में बदलाव। जो छठे चरण तक प्रक्रिया चली थी नियोजन प्रक्रिया, उसमें कुछ सुधार करने की चल रही है, यहाँ पे सोच चल रही है शिक्षा विभाग की ओर से। तो किस प्रकार से बदलाव होगा उसकी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगला पॉइंट है जनप्रतिनिधियों की भागीदारी। इसके बाद का पॉइंट है शेड्यूल समय पर जारी होगी या नहीं। इस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे, क्योंकि अभी समाचार पत्र के माध्यम से इसकी जानकारी मिलती है, लेकिन विभाग की ओर से, शिक्षा विभाग की ओर से समय पे शेड्यूल जारी हो सकती है या नहीं, इस पे भी कुछ चर्चा हम लोग करेंगे। उसके बाद अगला पॉइंट है 7वां चरण में पारदर्शिता। पिछले चरण में कुछ खामियां देखी गई और 7वें चरण में उस खामियां को दूर करने के लिए यानी कि पारदर्शी तरीके से, ट्रांसपेरेंसी तरीके से 7वें चरण की बहाली हो, इस पर भी विभाग सोच रही है। अगला पॉइंट है सिर्फ बिहार के निवासी को मौका। उसके बाद है आवश्यक कागजात, और सबसे अंतिम पॉइंट्स है कि हमारी सोच क्या है, हमारी थिंकिंग क्या है, इस पे भी चर्चा करेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं पहला पॉइंट से, कुल सीट। आपको याद होगा कि जब छठा चरण प्रारंभ हुआ था, तो उसमें प्रारंभ होने से चरण जो प्रारंभ हुआ था छठा चरण, तो एक ही बार में सारे सीट फिलअप यानी कि फुलफिल नहीं हो पाया था। किसी कारणवश से, किसी परेशानियों से जो छठा चरण प्रारंभ था उसमें अनेक चरणों में विभक्त किया गया था। उसके बाद विशेष चरण भी निकाला गया, तत्पश्चात भी कुल सीट फुलफिल नहीं हो पाया। याद कीजिए कि छठा चरण में लगभग कुल सीटों की संख्या 90,762 थी, लेकिन बहाली कितनी पे हुई? अंततः अनेक चरणों के बाद, विशेष चरणों के बाद जब बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई, तो लगभग 42,000 सीट पर ही विद्यार्थी फुलफिल हो पाए, और अनेक विद्यार्थी सड़क पर, या तो जो बेरोजगारी का उसके पास समस्या थी वही झेलते रह गए। विद्यार्थी की संख्या थी, लेकिन कुछ गलत प्रोसेस तरीके से, कुछ वैसी सही से उसका जो रणनीति होती है वह नहीं बनाई गई, जिस वजह से अनेक विद्यार्थी वंचित हो गए। सीट खाली ही रह गया। आधा से अधिक सीट, 42,000 सीट ही फुलफिल हो पाया, भर पाया, और उसके बाद जो शेष सीट रह गया, आधा से अधिक सीट, वह खाली रह गया। तो 90,762 सीट पे बहाली होनी थी, मात्र 42,000 सीट पर ही अभ्यर्थियों की बहाली हुई और शेष सीट खाली रह गया। तो इस प्रकार से लगभग जो 72,000 प्रारंभिक विद्यालयों में, यानी कि बिहार में जो 72,000 प्रारंभिक विद्यालय के लगभग हैं, तो उनमें कुल सीट लगभग 1,25,000 खाली अभी भी है। तो यह 1 to 5 यानी कि 1 to 8 तक भी ले सकते हैं। प्राइमरी और अपर प्राइमरी की बात की जाए तो कुल सीट अभी तक 1,25,000 है। अब आगे चल करके हम लोग बात कर लेते हैं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के लिए। तो 9,360 माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कुल सीटों की संख्या यानी कि खाली पर जो है जिसपे शिक्षक बनेंगे, तो वह 40,000 सीट अभी भी खाली है। तो यह सीट की बात हो गई। और यह भी आप अवगत हैं कि हाल फिलहाल पत्र के माध्यम से, पेपर के माध्यम से जो जानकारी हम लोगों को मिल रही है, तो वह 1,65,000 सीट पे यह बहाली, 7वें चरण की बहाली आने वाली है। तो सीट के लिए हम लोग संक्षेप में विश्लेषण कर चुके हैं। काफ़ी सीट है, तो निश्चित रूप से जो भी अभ्यर्थी हैं, यदि सही तरीके से, सही रणनीति के तहत यदि बहाली प्रोसेस को प्रारंभ किया जाएगा और संपन्न किया जाएगा, तो वैसी स्थिति में जो योग्य अभ्यर्थी है उनकी काउंसलिंग जरूर और अच्छे शिक्षक बन सकते हैं।
उसके बाद दूसरा पॉइंट है कि नियोजन प्रक्रिया में बदलाव। नियोजन प्रक्रिया में बदलाव लाने की ज़रूरत इस प्रकार से पड़ी कि छठे चरण में बहुत सारी खामियां देखी गई। अभ्यर्थियों को जगह जगह पे जाकर के प्रत्येक नियोजन इकाई में जाकर के उसको अपना फॉर्म फिलअप करना पड़ता था, जिस वजह से उसे काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती थी। एक ही डेट में काउंसलिंग प्रारंभ की गई थी, जहाँ पे उन अभ्यर्थियों का चांसेस बन रहा था, मौका मिल रहा था, वहाँ पे वह नहीं जा पा रहे थे। तत्पश्चात उसे निराशा ही हाथ लगी। तो नियोजन प्रक्रिया में बदलाव करने की बात इस वजह से कही गई कि अभ्यर्थी को एक ही जगह से ऑनलाइन तरीके से केंद्रीयकृत यानी कि सेंट्रलाइज तरीके से फॉर्म को फिलअप करना है। और उस फॉर्म में जब फॉर्म निकलेगा तो हम लोग सारी बातों से अवगत होंगे कि कुछ उस प्रकार की कंडीशन रखा जाएगा, कुछ चॉइस रखा जाएगा कि आप किस नियोजन इकाई में शिक्षक बनना चाहते हो। तो जैसा जब फॉर्म आएगा तो उस अनुसार से हम लोग अध्ययन करेंगे, फिर उसके बाद उसकी चर्चा करेंगे। तो यह तो निश्चित रूप से अब ऐसा प्रतीत होता है कि जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया प्रारंभ होगी उसमें सेंट्रलाइज यानी केंद्रीयकृत तरीके से फॉर्म लिया जाएगा ऑनलाइन। उसके बाद अगला पॉइंट है कि जनप्रतिनिधियों की भागीदारी। आप स्पष्ट रूप से इस बात को समझ रहे हैं कि पिछले नियोजन इकाई में यानी पिछले चरण में जो नियोजन इकाई में जो जनप्रतिनिधियों की भागीदारी होती थी, तो उन जनप्रतिनिधियों से अभ्यर्थी अप्रोच बना करके या जैसे भी हो अपना काम तमाम कर लेते थे, अपना काम बना लेते थे। और जो सुयोग्य अभ्यर्थी थे जिनका मेधा अंक उन अभ्यर्थियों से ज़्यादा था, वह भी नहीं कर पाए काउंसलिंग और वह सफल नहीं हो पाए। तो इस प्रकार से वहाँ पे अनेक खामियां देखी गई। तत्पश्चात शिक्षा विभाग की यही सोच हुई कि जनप्रतिनिधि, जिस प्रकार से आप समझ रहे हैं कि पंचायत नियोजन इकाई में पंचायत सेवक और मुखिया की हिस्सेदारी भागीदारी होती थी, उसके बाद प्रखंड स्तर पर जो शिक्षकों की बहाली होती थी उसमें प्रमुख यानी कि जो जिला पंचायत समिति के जो प्रधान होते थे प्रमुख साहब, उनकी भागीदारी होती थी। उसके बाद जिला में मेयर की भी हिस्सेदारी होती थी। तो वहाँ पे कुछ कमियाँ, कुछ गड़बड़ियाँ देखी गई शिक्षा विभाग की ओर से। तत्पश्चात उन्होंने इरादा अपना चेंज किया कि उन जनप्रतिनिधियों को इस नियोजन इकाई में यानी कि यह जो बहाली प्रोसेस है होगा 7वें चरण की, तो उससे दूर रखा जाएगा। तो हम लोग आगे पॉइंट पे चर्चा करें, शेड्यूल समय पर जारी होगी या नहीं। यह एक अहम मुद्दा है, एक अहम बड़ी बात है। फिलहाल जो बीटेट अभ्यर्थियों का एक प्रदर्शन चल रहा है और संभवतः ऐसी बात कही जा रही है जो कि समाचार पत्रों के माध्यम से या तो जैसे भी हो मीडिया कम्युनिकेशन के सहारे हम लोग को प्राप्त हो रही है जानकारी कि बीटेट जो बीटेट पास अभ्यर्थी नहीं है, बीटेट के लिए परीक्षा आयोजित करने वाले अभ्यर्थी हैं, उनका एक केस दायर किया गया है, यानी न्यायालय का शरण लिया है। उनका कहना है कि जिस प्रकार से स्टेट के लिए विशेष सब्जेक्ट के लिए जिसमें कॉमर्स शामिल था, भूगोल, हिंदी, उसके लिए स्पेशल परीक्षा ली जा रही है स्टेट, उसी प्रकार से बीटेट यानी कि प्राथमिक विद्यालय में जो शिक्षक बनेंगे उसके लिए बिहार में पुनः बिहार टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को कराइए। तत्पश्चात 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया को प्रारंभ कीजिए। तो यह 7वां चरण समय पे उसका शेड्यूल जारी होगा या नहीं होगा, इस वजह से कुछ संदिग्धता उत्पन्न हो रही है। आगे का जो रास्ता है वह धूमिल दिखाई पड़ रहा है कि जुलाई और अगस्त में जो बात कही गई थी शेड्यूल जारी होने की, तो क्या हो पाएगी या नहीं हो पाएगी वह तो भविष्य की गर्त में ही छुपी हुई है। लेकिन ज़्यादा संभावनाएं बन रही है, शिक्षा विभाग इस पर पूरी तरह से दुरुस्त हो चुकी है कि निश्चित समय पे जो शेड्यूल है बिहार शिक्षक नियोजन 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया का, वह निर्धारित किया जाएगा, जारी किया जाएगा। और जो सुयोग्य और अच्छे कैंडिडेट्स हैं उनकी नियुक्ति शिक्षक के पदों पे होगी। तो कुछ कन्फ्यूजन है, आप भी इस पर सोचेंगे, आप भी विचार करेंगे और कमेंट के माध्यम से यह जो पॉइंट्स है शेड्यूल समय पे जारी होगी या नहीं होगी, इस पॉइंट्स के रूप में विशेष रूप से हमें और लोगों को मेरे चैनल के माध्यम से आप अपना व्यूज़, अपना राय ज़रूर रखेंगे कि शेड्यूल समय पे जारी होगी या नहीं होगी। कुछ बातें आपके ऊपर भी मैं छोड़ के जाता हूं। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। 7वां चरण में पारदर्शिता। तो निश्चित रूप से देखा गया कि छठे चरण में जब बहाली प्रक्रिया संपन्न हुई
तो बहुत सारे नियोजन इकाई में कुछ न कुछ खामियां देखी गई। हाल फिलहाल इधर भी कुछ अभ्यर्थियों का नियोजन रद्द किया गया है। आप यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। तो उसमें कुछ अभ्यर्थियों की अभ्यर्थी रद्द हुई और किस कारण से हुई आप इसे देख सकते हैं। तो आप इन पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से समझ गए होंगे कि छठे चरण में जो शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया चली उसमें अनेक प्रकार की खामियां देखी गई और उस समय तो उनका जो गलत तरीके से अवैध रूप से अपना काउंसलिंग करवा लिए थे, शिक्षक बन लिए थे, अंततः जब उनकी अभी तक जांच चल रही है तो वह अभ्यर्थी पकड़ा करके यानी शिक्षक के जो पद पे थे उनको हटाया जा रहा है। तो यह पारदर्शिता 7वां चरण में पारदर्शिता जरूर रखी जाएगी। जो छठे चरण में खामियां थी उसको दूर किया जाएगा 7वें चरण में, और उसी पारदर्शिता, उसी ट्रांसपेरेंसी के वजह से और उसी के लिए जो 7वें चरण की शिक्षक नियोजन प्रक्रिया है उसमें केंद्रीयकृत यानी कि सेंट्रलाइज तरीके को अपनाया गया है। और इसके साथ साथ जनप्रतिनिधियों की जो भागीदारी थी उसको निरस्त किया जाएगा, यानी कि उस जनप्रतिनिधियों की भागीदारी को दूर किया जाएगा शिक्षक नियोजन 7वें चरण की जो बहाली प्रक्रिया चलेगी उससे। आगे बढ़ते हैं, वीडियो लंबी हो जाएगी। सिर्फ बिहार के निवासी को मौका, तो स्पष्ट रूप से इसकी जानकारी हम लोग को मिली। बहुत नियोजन इकाई में, बहुत प्रखंड में पत्र के माध्यम से इस बात की जानकारी दी गई कि यदि आवासीय प्रमाण पत्र कोई अभ्यर्थी बनाना चाहते हो तो उनकी सघन जांच हो, अच्छी तरह से जांच पड़ताल के बाद ही उसका आवासीय प्रमाण पत्र बनाया जाए बिहार का, यानी कि डोमिसाइल लागू कर दिया गया है। इसे समझें कि यदि आप बिहार के अस्थायी निवासी हैं तभी आप इस नियोजन प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं और एक शिक्षक बन सकते हैं। तो सिर्फ बिहार के ही निवासी को मौका मिलेगा। उसके बाद आगे है आवश्यक कागजात। तो आवश्यक कागजात के लिए इसी चैनल पर एक वीडियो अपलोड है, उसे आप ज़रूर देख लेंगे कि किन किन कागजातों की, किन किन सर्टिफिकेट की आवश्यकता होगी, उससे आपकी स्पष्टता हो जाएगी। और हमारी सोच, अंततः इस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। हमारी सोच, हमारी जो मतलब भावना, हमारा जो दिमाग बता रहा है, हम जो सोच रहे हैं कि यह जो 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया है, यदि किसी तरह से अन्य लोगों की इसमें बाधाएं उत्पन्न नहीं होती है, जिस प्रकार से कुछ डिमांड की जा रही है और भी बातें यदि नहीं होती है, या तो फिर जो न्याय का फैसला है, न्यायिक फैसला यदि समान रूप से पक्ष में आता है शिक्षा विभाग की ओर के लिए, तो निश्चित रूप से जो शिक्षा विभाग सोची है वह समय पे यह बहाली आ सकती है। अन्यथा कुछ न कुछ रुकावट होगी, और वह रुकावट होगी या नहीं होगी इस बात की अभी तक स्पष्टता नहीं हो पा रही है, और वह आने वाले समय में हम लोगों को क्लियरेंस हो जाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।